हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज के फिज़िक्स का हम टॉपिक पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए सरफेस ऑफ मटेरियल। किसी भी सरफेस ऑफ मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के सरफेस के ऊपर चार्ज का इम्बैलेंस होना क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो सरफेस हैं और दोनों सरफेस के ऊपर अलग अलग चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्पार्कलिंग होती है जब उनको आपस में रब किया जाता है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था काफ़ी लंबे टाइम के पे, लेकिन वो जो चीज़ है वो इतनी अच्छे से उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं हुई और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बारे में बाद में डीप से स्टडी किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब दो सरफेसेस को आपस में रब किया जाता है तो उनके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है और उस चार्ज के जनरेट होने की वजह से वहाँ पे स्पार्कलिंग होती है, ठीक है। तो चार्ज जनरेशन के लिए एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी, पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होता है। तो मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो जो है थॉमसन, रेदरफोर्ड और नेल्स बोर के द्वारा दी गई। क्या बताया गया इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये बताया गया कि जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है वो बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और एटम्स की हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एटम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो एटम कौन सा है। तो जब दो सरफेसेस को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एक मटेरियल के, वो क्या हो जाते हैं? दूसरे मटेरियल के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो ट्रांसफ़र होना होता है, उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, उनके ऊपर जिसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरी ने इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, ग्लास है, पेपर है, सिल्क है, ह्यूमन बॉडी है, एम्बर है, एबोनाइट है। तो इन सब में से किसको आपस में रब किया जाए कि चार्ज जनरेट हो और किसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? तो हमें क्या करना है, ये एक ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जैसे कि कई बार सिल्क के लिए पूछ लिया जाता है, तो सिल्क जो है कई बार सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता है और कई बार नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि कब पॉजिटिव चार्ज होता है, कब नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर आप इसको सीरियल में इसको याद कर लोगे तो आप इजीली इसको डिटरमाइन कर सकते हो। देखो, ग्लास के बाद पेपर, पेपर के बाद सिल्क, फिर ह्यूमन बॉडी, फिर एम्बर और फिर एबेनॉइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम जैसे ग्लास को रब करते हैं पेपर के साथ, ठीक है, ग्लास को क्या करते हैं हम? पेपर के साथ रब करते हैं, तो पेपर के ऊपर जो बाद वाला नंबरिंग आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जो पहले वाला आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ग्लास को अगर हम पेपर के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, पेपर पे क्या होगा, सॉरी, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। वैसे ही हम मान लो सिल्क है हमारे पास, ठीक है, सिल्क है और हमारे पास ग्लास है, तो हम क्या करते हैं? सिल्क और ग्लास को आपस में रब करते हैं, ठीक है। तो सिल्क और ग्लास को आपस में रब करते हैं तो इसके ऊपर, सिल्क के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बाद वाला नंबर अगर आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा और उससे अगर पहले वाला जो नंबर है उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखें,
हमारे पास क्या है, मान लो एबोनाइट है, एबोनाइट और सिल्क है, हम इनको आपस में रब करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो एबोनाइट रोड होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही है, देखो ग्लास के साथ हमने सिल्क को रब किया तो सिल्क के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन सिल्क के साथ हमने एबोनाइट रोड को रब किया तो यहाँ पे सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इनको ऐसे हमें सीरीज में याद रखना है। कोई भी दो मटेरियल हम लेते हैं और जो मटेरियल का नंबर बाद में है उसके ऊपर क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, और जो पहले है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज करना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए इस तरीके से अगर आपको इसको याद रखते हो, ठीक है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जो हमारे पास चार्ज जनरेट हुआ है उसके अंदर क्या होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, उस एरिया में एक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शंस होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की साइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, चार्ज का एक बहुत ही फेमस लॉ है कूलम्ब्स लॉ। तो क्या बताया गया है कूलम्ब्स लॉ के अंदर या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, चार्ज की प्रोडक्ट के, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 की प्रोडक्ट के, और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर। हमारे पास मान लो जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है कितनी, R, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगा, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उन जो चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स क्या कहता है कि F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना पड़ेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, और परमिटिविटी जो है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो ई नोट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ई नोट की परमिटिविटी की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स अगर हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम्ब हो तो वहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है 9 इंटू 10⁻⁻9 1 इंटू 1 और डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर हो तो फोर्स क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करेंगे अभी वो हमारा, तो अब हम देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दो सरफेसेस के बीच में जो इम्बैलेंस चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी कि क्या कहती है ये थ्योरी जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये बताती है हमें कि कैसे वो चार्ज जनरेट हुए, कैसे दो सरफेसेस को रब करने से उनके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने, तीनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको ई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है,
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। आगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगी। ठीक है। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ के अंदर जो फोर्स होता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। और फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर होता है। 1/4πε0 यहाँ पे ε0 जो है ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। और 1/4πε0 की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है। तो यहाँ से आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही करते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।